प्यारे बच्चों, आज हम 10वां अध्याय करेंगे जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति को विश्व की सबसे प्रभावशाली क्रांतियों में से एक माना जाता है। इस क्रांति के द्वारा विश्व के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। ये क्रांति 1760 से 1820 ईस्वी के मध्य में सबसे पहले इंग्लैंड में आई थी और इंग्लैंड में आने के बाद अन्य दूसरे यूरोपीय देशों में भी इसका प्रभाव दिखाई देना शुरू हुआ। इसके दौरान इस जो औद्योगिक क्रांति थी, इसके दौरान बहुत से नए नए आविष्कार हुए जिससे पूरे विश्व पर बहुत ज़्यादा गहरे प्रभाव पड़े। मतलब पूरा विश्व जो था इससे प्रभावित हुआ और इन विकास या आविष्कारों के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम निकले जिसने कि यूरोपीय समाज के स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया। तो जो ये औद्योगिक क्रांति थी, किस प्रकार से इंग्लैंड में आई, क्या क्या विकास हुए और कैसे इसने प्रभावित किया पूरे विश्व को, वो हमने इस अध्याय में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम अपना पहला विषय पढ़ लेते हैं, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा विषय है औद्योगिक क्रांति के कारण। इंग्लैंड विश्व का ऐसा देश था जहां पर 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और इसके गहरे परिणाम निकले और इसने इंग्लैंड के समाज को एक नई दिशा प्रदान की। ठीक है, और धीरे धीरे बाद में यह जो औद्योगिक क्रांति थी यूरोप के दूसरे देशों में भी फैल गई। अब हमको सबसे पहले उन कारणों को पढ़ना है जिसके कारण सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तो वो कौन कौन से कारण हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं विस्तार से। सबसे पहला है राजनीतिक स्थिरता और शांति। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में स्थापित राजनीतिक स्थिरता और शांति के कारण एक ऐसा वातावरण तैयार हुआ जिसने उद्योगों की स्थापना को सहयोग दिया और यहाँ का शासक उस समय जॉर्ज तृतीय था जिसने अपने शासनकाल के दौरान इंग्लैंड को औद्योगिक देश बनाने का बहुत ही अथक प्रयास किया। ठीक है, उसका शासनकाल था 1760 से 1820 ईस्वी और उसके प्रयासों के द्वारा ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आना संभव हुआ। उसने जो भी प्रयास किए उस सभी प्रयासों में उसको सफलता प्राप्त हुई और इसीलिए सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई। फिर दूसरा कारण है शक्तिशाली नौसेना। इंग्लैंड के पास उस समय सबसे शक्तिशाली नौसेना थी। किसी भी यूरोपीय देश के मुकाबले में सबसे शक्तिशाली सेना इंग्लैंड के पास थी और इसी वजह से उसे समुद्रों की रानी के नाम से भी जाना जाता था। किसे? इंग्लैंड को, क्योंकि इंग्लैंड के पास सबसे शक्तिशाली समुद्री सेना थी, इसलिए उसे समुद्रों की रानी के नाम से भी जाना जाता था। इस नौसेना के द्वारा उसको दोहरा लाभ हुआ। एक तो ये हुआ कि वो विदेशी आक्रमणों से अपनी सुरक्षा कर सका और दूसरी तरफ वो क्या कर सका, इस सेना के द्वारा अपने देश में स्थापित उद्योगों में निर्मित माल को वो विदेशों में निर्यात कर सका और इन कारणों की वजह से औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन मिला और इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण का विकास हुआ। ठीक है, फिर तीसरा है इंग्लैंड के उपनिवेश। इंग्लैंड विश्व की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति था। आपको साम्राज्यवाद के बारे में बताया गया, एक ऐसा शक्तिशाली देश जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए देशों के ऊपर अधिकार करके उसके संसाधनों का शोषण करता था। ठीक है, तो इंग्लैंड उस समय सबसे बड़ा साम्राज्यवादी देश था, इसीलिए उसके पास यूरोप, एशिया और अफ्रीका में बहुत से उपनिवेश थे। इन पिछड़े हुए देशों का लाभ उठाकर उन्होंने वहाँ पे बहुत से क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था और उन्हें अपना उपनिवेश बना लिया था। तो इंग्लैंड के पास बहुत ज़्यादा उपनिवेश थे। इन उपनिवेशों से वो क्या करता था कि इंग्लैंड के उद्योगों के लिए कच्चा माल सस्ते दामों पर प्राप्त करता था, क्योंकि यहाँ के लोग पिछड़े हुए थे, उनको इतनी अधिक समझदार जानकारी नहीं थी, ना ही वो व्यापार के बारे में ज़्यादा ज्ञान रखते थे। तो इसलिए क्या करते थे, उनके पर अधिकार करके उनसे कच्चा माल जबरदस्ती सस्ते दामों पर प्राप्त कर लेते थे और इन कच्चे माल से वो अपने उद्योगों में माल बनाते थे और उस माल को, मतलब इनके कच्चे माल के द्वारा जो माल निर्मित होता था उसको वो क्या करते थे, उद्योगों में जो माल बनाया जाता था
ऊंची दरों पर वापस इन्हीं उपनिवेशों में बेचा करते थे। ठीक है, तो इससे इंग्लैंड के उद्योगों को अभूतपूर्व विकास प्राप्त हुआ और इसी की वजह से वो काफी अधिक धनी हो गए और औद्योगिक क्रांति को भी बल मिला। ठीक है, फिर तीसरा है पूंजी। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए पूंजी का होना बहुत अधिक आवश्यक है और इसके साथ साथ उद्योगों के विकास के लिए भी पूंजी का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पूंजी होगी तभी उद्योगों में वो उसको लगा सकेंगे और उससे और अधिक माल बनाकर उसको बेचकर लाभ कमा सकेंगे। ठीक है, तो पूंजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरत थी किसी भी देश के उद्योगों के विकास के लिए और उस समय इंग्लैंड के पास पूंजी की कोई कमी नहीं थी। उसके पास भरपूर मात्रा में पूंजी क्या होता है? धन होता है। ठीक है, अब इंग्लैंड के पास अधिक धन होने के क्या कारण थे? 3 कारण थे जिसकी वजह से इंग्लैंड के पास उस समय बहुत अधिक धन था। सबसे पहला कारण क्या था कि उस समय इंग्लैंड की कृषि ने बहुत ज़्यादा विकास किया था, तो इससे जो उनको बहुत अधिक धन प्राप्त होता था। दूसरा, इंग्लैंड का विश्व व्यापार पर प्रभुत्व स्थापित था, तो इस व्यापार के द्वारा भी वो बहुत अधिक धन कमाते थे। और तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से व्यापक पैमाने पर धन का दोहन किया था। दोहन का मतलब क्या होता है कि भारत से बहुत सा धन वो अपने देश को ले गए थे। वैसे तो दोहन का मतलब होता है छन के जाना। अब छन के कैसे जाता था कि वो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की उन्होंने स्थापना की थी, तो यहाँ पर बहुत से अधिकारी थे जिनकी नियुक्ति की हुई थी, तो उन सभी को जो वेतन मिलता था वो कहाँ से मिलता था? भारतीय कोष से मिलता था और भारत से बहुत से तरीकों से वो धन अपने देश में ले जाते थे, तो इसलिए उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। कृषि के कारण, व्यापार के कारण और भारत के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत से धन का दोहन किए जाने के कारण उसके पास भरपूर मात्रा में पूंजी थी और इस पूंजी की अधिकता ने ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति लाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। ठीक है, फिर आ जाता है कृषि क्रांति। अगला कारण कृषि क्रांति है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पहले कृषि क्रांति आई थी जिसके महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ा? इस क्रांति के कारण फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो गई जिससे उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक धन प्राप्त हुआ और दूसरी तरफ कृषि क्रांति की सफलता के लिए खेतों में बाड़बंदी की गई। इसके कारण जो बड़े जमींदार थे उन्होंने अपने आसपास के छोटे किसानों की जमीनों को खरीद लिया और बड़े बड़े विशाल फार्म हाउस जो थे उनको बना लिया और जमींदारों ने जो खेत थे उनके खेतों में वृद्धि हो गई। अब इन बड़े बड़े खेतों में आधुनिक यंत्रों को अपनाना जिससे कि कृषि का बहुत अधिक विकास हो संभव हो सका और दूसरी तरफ जो किसान भूमिहीन हो गए थे, जिन जमींदारों को उन्होंने अपनी भूमि बेच दी थी, अब वो भूमिहीन किसान जो थे वो अपने काम के लिए परेशान होने लगे, बेकार हो गए, उनको काम की तलाश हुई, वो काम की तलाश के लिए शहरों की तरफ आने लगे और यहाँ पर कारखानों में मजदूरों की बहुत अधिक आवश्यकता थी, तो इसलिए उनको कारखानों में काम मिल गया, लेकिन यहाँ पर इन्हें बहुत ही कम वेतन दिया जाता था। लेकिन क्योंकि उनको धन की आवश्यकता थी, उनको अपने परिवार का पालन पोषण करना था, तो इसलिए वो कम मजदूरी पर भी कारखानों में काम करने के लिए तैयार हो गए। तो जो ये मजदूर थे, मतलब भूमिहीन जो किसान थे जिन्होंने कारखानों में मजदूरों के रूप में काम कर लिया था, तो इनकी जो मेहनत थी उससे उद्योगों में बहुत अधिक लाभ हुआ क्योंकि काम अधिक होने लगा और उद्योगों में माल जो था वो भारी मात्रा में निर्मित होने लगा, तो इससे औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ। फिर अगला कारण है कुशल बैंक व्यवस्था। इंग्लैंड की कुशल बैंक व्यवस्था ने भी औद्योगिक क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे पहले इंग्लैंड में 1694 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई, जो कि एक केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक जिसको बोला जाता है वो था। 1820 ईस्वी तक कहा जाता है कि इंग्लैंड में 600 से अधिक प्रांतीय बैंकों की स्थापना हो गई। 1694 ईस्वी में जो बैंक खोला गया था बैंक ऑफ इंग्लैंड, वो तो सेंट्रल बैंक था ना, केंद्रीय बैंक था, लेकिन प्रांतीय बैंकों की भी स्थापना हुई। 1820 से ईस्वी तक वहां पर लगभग 600 से अधिक प्रांतीय बैंक स्थापित किए जा सके थे और कहा जाता है कि अकेले लंदन में ही उस समय 100 से अधिक बैंक स्थापित किए गए थे। इन बैंकों के द्वारा उद्योगों को स्थापित करने में बड़ा योगदान मिला क्योंकि उन्होंने उद्योगों को चलाने के लिए उन्हें कम दरों पर धन उपलब्ध करवाया, जिससे औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन मिला और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आने में महत्वपूर्ण योगदान मिला। फिर उसके बाद है विशाल बाजार।
18वीं शताब्दी में इंग्लैंड आर्थिक रूप से बहुत अधिक समृद्ध था। इसका कारण क्या था कि इंग्लैंड का घरेलू और विदेशी व्यापार के लिए बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध था। इंग्लैंड के उद्योगों द्वारा तैयार माल को आसानी से इन बाजारों में बेचा जा सकता था। उस समय जो यूरोपीय देश थे उन्होंने माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कई प्रकार के उनके ऊपर कर लगाए जाते थे, स्थानीय कर, चुंगी कर, जिससे क्या होता था कि उनके माल की कीमत बढ़ जाती थी। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं था, इसलिए उनका जो माल था वो कम कीमत का होता था। तो इसलिए इंग्लैंड के उद्योगों द्वारा तैयार माल क्योंकि दूसरे देशों के मुकाबले कम कीमत पर होता था, तो इसलिए उनका माल बहुत अधिक बिकता था और उनको बहुत अधिक लाभ होता था। उनके माल की बहुत मांग थी और दूसरे यूरोपीय देशों के सामने उसको बहुत अधिक फायदा होता था। इसीलिए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद है खनिज पदार्थ। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के लिए वहाँ के खनिज पदार्थों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहाँ पर कोयला, लोहा भारी मात्रा में उपलब्ध थे और साथ ही साथ कहा जाता है कि ये दोनों जो खनिज पदार्थ थे एक दूसरे के नज़दीक ही प्राप्त हो जाते थे। ये नहीं कि कोयला यहाँ मिल रहा है, लोहा वहाँ मिल रहा है, और ये दोनों चीज़ें जो उद्योगों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक थी और बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती थी और पास पास ही उपलब्ध हो जाती थी। तो इन्होंने इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के लिए आधार तैयार किया। और इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि यहाँ पर सीसा, तांबा, टिन, ये खनिज पदार्थ भी उपलब्ध थे, जिसकी वजह से औद्योगिक क्रांति को काफ़ी योगदान प्रदान हुआ। फिर है संसद के प्रयास। अगला कारण आपका है संसद के प्रयास। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति लाने में यहाँ की संसद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका कारण क्या था कि जो अधिकतर सांसद थे वो व्यापारी थे और अनेक सांसद ऐसे थे कि जो स्वयं व्यापारी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूंजी का व्यापार में निवेश किया हुआ था। मतलब दोनों तरफ से जो सांसद थे उनको लाभ होने वाला था। अगर वो व्यापारी थे तब भी उनको ही लाभ होना था, और अगर उन्होंने उसमें पूंजी लगाई हुई थी, पूंजी का निवेश किया हुआ था, तब भी उनको ही लाभ होना था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, व्यापार के विकास के लिए, उद्योगों के विकास के लिए, उन्होंने यातायात के साधनों का विकास करने के लिए, सड़कों और नहरों का निर्माण करने के लिए, बाजारों का विस्तार करने के लिए और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कानून पास किए। क्योंकि वो संसद में थे ना, सांसद थे, तो ऐसे जो कानून थे बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और क्योंकि इससे उन्हीं को लाभ होना था, तो इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाए जिससे कि व्यापार और उद्योगों को लाभ हो सके। इससे औद्योगिक क्रांति को एक नई राह मिली और औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ। माल की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इससे इनडायरेक्टली लाभ किसको हुआ, सांसदों का हुआ। तो इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए ऐसे कानूनों का निर्माण किया जिससे विकास हो व्यापार का, और व्यापार के विकास से औद्योगिक क्रांति को बल मिला। ठीक है, फिर उसके बाद है जनसंख्या में वृद्धि। इंग्लैंड में जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि हो रही थी। कहा जाता है यूरोप के जिन 19 शहरों की जनसंख्या 1750 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी के मध्य में 2 गुना हो गई थी, उनमें से 11 ब्रिटेन में थे। मतलब कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो बढ़ रही थी वो किसकी थी, ब्रिटेन या इंग्लैंड के। तो उसमें से 19 शहरों में से जिनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, 11 शहर ब्रिटेन के थे। इनमें सबसे बड़ा शहर जो था वो लंदन था। अब जनसंख्या में वृद्धि होने से औद्योगिकरण को कैसे विकास प्राप्त हुआ? जनसंख्या की वृद्धि होगी तो किस चीज़ की मांग बढ़ेगी? वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो उससे क्या करना पड़ेगा? उत्पादन की वृद्धि करनी पड़ेगी। उत्पादन की वृद्धि होगी तो उससे लाभ किसको होगा? कारखानों को होगा, औद्योगिकरण को होगा। तो इसके कारण जनसंख्या की वृद्धि जो हो रही थी उससे औद्योगिकरण को विकास मिला और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ या उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। फिर है वैज्ञानिक उन्नति। इंग्लैंड यूरोप का पहला ऐसा देश था जहां पर बहुत से नए नए आविष्कार किए गए। इन आविष्कारों के कारण बहुत से नए नए यंत्रों और मशीनों का आविष्कार किया गया और ये आविष्कार जो थे औद्योगिक क्रांति के लिए काफ़ी मददगार सिद्ध हुए। यातायात और संचार के साधनों से क्रांति को बहुत ज़्यादा बल मिला
और औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, उसको एक नई दिशा प्रदान हुई, जिसकी वजह से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का दिन प्रतिदिन विकास होता चला गया और इससे उसको आर्थिक रूप से भी काफ़ी समृद्धि प्राप्त हुई। तो ये थे औद्योगिकीकरण के कारण, जिसकी वजह से सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई और इस क्रांति के द्वारा वहाँ पर काफ़ी विकास हुआ।